बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद एएनएस के अंदर पहला क्वेश्चन है, अ 70-year old मेल पेशेंट जो कि यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन की कंप्लेन कर रहा है, इन लार्ज प्रोस्टेट है यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का है, उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है लेकिन वो सर्जरी के लिए आमादा नहीं है। तो अब कौन सा ग्रुप देंगे, दो एग्जांपल्स देनी है और क्लिनिकल कंडीशन और एडवर्स इफेक्ट्स देने हैं इस ग्रुप के। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर। ग्रुप हमने देना है इसको अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर के अंदर प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन ये रिलैक्स करते हैं आर्ट्रियल और वेनस वेस्कुलर स्मूथ मसल को और साथ में स्मूथ मसल जो कि प्रोस्टेट में होते हैं। कैसे? अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, जिसकी वजह से हमारे पास प्रिवेंट करेंगे यूरिनरी रिटेंशन को। अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, ट्राजोसिन ये हमारे पास यूज़ होंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये आर्टीरियल और वेनस स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे बाय ब्लॉकिंग अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर एक सीसॉ टाइप पिक्चर दिख रही है। ये जो डंडा सा है ये हमारे पास ब्लड वेसल्स, ये जो है हमारे पास जो कि इन्वर्टेड सा दिख रहा है, इसकी शेप जो है ब्लैडर और प्रोस्टेट जैसी है। उन दोनों के अंदर आइस के अंदर होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स और पाइलोरेक्टर मसल जो कि हेयर्स के पास लगे हुए होते हैं, स्किन के हेयर्स के पास। इन जगह पे हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स काम करेंगे। अदर क्लिनिकल इंडिकेशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास? प्री सर्जिकल मैनेजमेंट फियोक्रोमोसाइटोमा की। फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो यूज़ होती है इन द प्रेपरेटरी फेज ऑफ सर्जरी। सर्जरी के प्रेपरेटरी फेज के अंदर फेंटोलामीन और फेनॉक्सीबेंजामीन। इसके अलावा फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो कार्सिनॉइड ट्यूमर के केस के अंदर यूज़ होती है। एक्सीडेंटल लोकल इरिटेशन हो, अल्फा एगनिस्ट नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन जब यूज़ होती है तो वो टिश्यू इस्कीमिया और नेक्रोसिस कॉज करती है। अगर उसको रिवर्स ना किया जाए, उसको रिवर्स कैसे करेंगे? इस्कीमिक एरिया को हम फेंटोलामीन देंगे, फेंटोलामीन की वजह से टिश्यू डैमेज नहीं होगा, यानी कि नॉरएपिनेफ्रीन के साथ फेंटोलामीन देंगे ताकि टिश्यू डैमेज ना हो। इसके अलावा हमारे पास क्या है? ड्रग ऑफ एब्यूज़ जब हम ले रहे हैं, एम्फेटामिन, कोकेन, फिनाइल प्रोपेनालामीन जो भी है ये, इसके साथ ये स्वेयर हाइपरटेंशन हो सकती है, इसके साथ मिला के हम देंगे ताकि इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन हो और अल्फा ब्लॉक हो जाए और हाइपरटेंशन ना हो। इसके अलावा हमारे पास रीबाउंड हाइपरटेंशन के केस के अंदर भी हमने फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन देने। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, तो हमारे पास टोटल क्या हो गया? रेनॉल्ड्स फिनोमेना, हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, मास्टोसाइटोसिस, कार्सिनोइड ट्यूमर, रीबाउंड हाइपरटेंशन। किसकी वजह से? क्लोनिडीन सेसेशन की वजह से। क्लोनिडीन थेरेपी जब हम बंद करते हैं तो उसकी वजह से रिबाउंड हाइपरटेंशन। क्लोनिडीन एक ड्रग है जो कि सेंट्रली एक्टिंग हमारे पास हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है। सेंट्रल ब्रेन के अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जब हम इसको ब्लॉक करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास रिबाउंड हाइपरटेंशन होती है। इसकी रिबाउंड हाइपरटेंशन को ख़त्म करने के लिए हमने अल्फा ब्लॉकर देने हैं, लाइक फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन वगैरह। और इसके अलावा लोकल इनफिल्ट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन। नॉरएपिनेफ्रीन क्या करे? टिश्यू डैमेज कॉज करिए, इस्कीमिया कॉज करिए। इसके इस्कीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमने देना है, टिश्यू डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हमने अल्फा ब्लॉकर देना है नॉरएपिनेफ्रीन के साथ। इसके बाद हमारे पास फेंटोलामीन और यूहिमिमीन जो है ये हमारे पास फिनाइल इरेक्शन कॉज कराती है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट के अंदर देंगे। अल्फा ब्लॉकर सेलेक्टिव प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन जो है वो हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ होंगे। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर यूज़ होंगे। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं अब अल्फा ब्लॉकर्स के? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ये वेजोडाइलेशन वगैरह कॉज करते हैं। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, और अगर हमारे पास अल्फा 1 सेलेक्टिव हमने पहले दिए हुए हैं तो एग्जैजरेटेड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकती है। So the second question is, a middle-aged man was admitted in ICU. He had cardiogenic shock after acute MI. He was given IV infusion of dopamine. डोपामीन दी। डोपामीन हमने इंट्रावेनस क्यों दी? दूसरा, डोज डिपेंडेंट एक्शन ऑफ डोपामीन CVS के ऊपर क्या है, और डोपामीन को हमने नॉरएपिनेफ्रीन के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं? कुछ शॉक्स में नॉरएपिनेफ्रीन के डोपामीन के अलावा क्या यूजेस हैं डोपामीन के ऊपर? सो ये भी हमारे पास पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोपामीन जो है वो प्रमोट करती है रीनल, स्प्लैंक्निक
और हमारे पास कोरोनरी सेरेब्रल यानी कि सारी पेरिफेरीज की वेसल्स जो हैं वो डायलेट। इसी वजह से हम आईवी डोपामीन देते हैं ताकि जो है रेजिस्टेंट वेसल्स जो हैं वो हमारे पास वाया एक्टिवेशन ऑफ D1 यानी D1 रिसेप्टर के एक्टिवेशन के ज़रिए हमारे पास रीनल स्प्लैंक्निक कोरोनरी सेरेब्रल वेसल और अदर रेजिस्टेंट वेसल जो है वो वेजोडायलेशन कॉज हो जाए वहाँ पे। एक्टिवेशन ऑफ D1 रिसेप्टर इन रीनल वैस्कुलेचर, उससे हमारे पास क्या होता है नाइट्रियूरेसिस। रीनल इफेक्ट ऑफ डोपामीन से हमारे पास इम्प्रूव होती है परफ्यूजन, जिसकी वजह से हमारे पास ओलिग्यूरिया यानी नॉर्मली जो लो आउटपुट ऑफ यूरिन आ रहा था। इसके अलावा D2 रिसेप्टर जो हैं वो हमारे पास सप्रेस करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को, लेकिन इसका मैकेनिज्म अनक्लियर है। और उसके अलावा ये हमारे पास लो डोजेस के ऊपर पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है β1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके। इन्फ्यूजन फॉर्म, अगर हम इसकी इन्फ्यूजन का रेट जो है वो हाई कर दें तो डोपामीन जो है वो अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है वेस्कुलर अल्फा रिसेप्टर पे और वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारे पास रीनल वेस्कुलर बेड की भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। हाई रेट ऑफ इन्फ्यूजन के ऊपर हमारे पास डोपामीन जो है वो एपिनेफ्रिन वाला काम करती है। हायर डोजेस पे डोपामीन जो है वो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है हार्ट के, और हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है और डिक्रीज़ करती है सिस्टमिक रीनल इंटेस्टाइनल और मसल्स के ब्लड फ्लो को, और सेरिब्रल फ्लो को कुछ नहीं करती। लो टू मीडियम डोजेस के ऊपर डोपामीन क्या करती है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, सिस्टमिक और रीजनल ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। डोज डिपेंडेंट एक्शन जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि प्रीवियसली मेंशन किया इन्फ्यूजन फॉर्म के केस के अंदर। हायर डोजेस के ऊपर बीटा और अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ होता है, और रीनल इंटेस्टाइनल मसल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ करता है, लेकिन सेरेब्रल ब्लड फ्लो नहीं चेंज होता। लो टू मीडियम डोजेस के ऊपर डोपामीन जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर और सिस्टमिक रीजनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा हमारे पास वाई डोपामीन इज़ प्रेफर्ड, इसके आंसर के अंदर यह है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, जिसकी वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन जब हुआ है। लो टू मॉडरेट डोजेस के पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है सच एस डोपामीन, जब हम हार्ट फेलियर के शॉर्ट टर्म हार्ट फेलियर के रिलीफ के लिए हम डोपामीन प्रेफर करते हैं। मॉडरेट टू लो डोजेस के अंदर ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, और एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो लिटिल पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है, इस वजह से इसको प्रेफर किया जाता है ओवर नॉरएपिनेफ्रिन। लास्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि नॉरएपिनेफ्रिन को डोपामीन के ऊपर प्रेफर क्यों करना है। नॉरएपिनेफ्रिन को डोपामीन के ऊपर प्रेफर इसलिए करना है क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ज़्यादा पोटेंट वेजो डायलेटर है, सॉरी मेरा मतलब था वेजोप्रेसर है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो डोपामीन से ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से उसको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई ऑटोनोमिक ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा और उनके मैकेनिज्म अलॉन्ग विद द एक्शन इन ग्लोकोमा, के किस तरह से ग्लोकोमा में काम कर रही हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर। ग्रुप 1 है हमारे पास बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं ये हम यूज़ करते हैं लाइक टिमोलॉल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि डिक्रीज्ड एक्वस ह्यूमर की स्क्रीशन, एक्वस ह्यूमर बन रहा होता है सिलरी एपिथेलियम से, तो ये हमारे पास उसकी स्क्रीशन को डिक्रीज़ कराते हैं, इसका मैकेनिज्म ये है। सेकंड है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास इसके साथ लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स पूछें तो इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं आना। लेटानोप्रोस्ट क्या करता है इंक्रीज्ड आउटफ्लो, एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज़ करता है, यानी कनाल ऑफ शलम से उसने ड्रेन होना होता है तो वहाँ से इसको ड्रेनेज ज़्यादा कराएगा। थर्ड है कोलिनोमिमेटिक्स। कोलिनोमिमेटिक्स के अंदर पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिग्मीन आ जाएंगे। ये हमारे पास सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ट्राइबिकुलर मैशवर्क जो है वो ओपन होगा और आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हैं अल्फ़ा एगोनिस्ट जो कि नॉन सेलेक्टिव हैं। इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो यूवियोस्क्लेरल वेन्स जो हैं उनके थ्रू आउटफ्लो को इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे हमारे पास आउटफ्लो कैसे इंक्रीज़ करे, ट्राइबिकुलर मैशवर्क के ज़रिए। सिलरी मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, ट्राइबिकुलर मैशवर्क ओपन हो रहा है, आउटफ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। और एपिनेफ्रिन के केस के अंदर हमारे पास यूवियोस्क्लेरल वेन्स जो हैं ये हमारे पास इंक्रीज़ आउटफ्लो कराएंगे।
अल्फा 2 सेलेक्टिव एगनिस्ट स्पेसिफिकली लाइक एप्राक्लोनिडीन, ब्रोमोनिडीन वगैरह यूज़ होंगे, ये हमारे पास डिक्रीज कराएंगे एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को। इसके अलावा 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन ये इस वाले क्वेश्चन के आंसर में नहीं आने चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एसिटाजोलामाइड और ड्रोजोलामाइड, ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन कराएंगे क्योंकि ये ड्यू टू लैक ऑफ बाइकार्बोनेट आइन और ऑस्मोटिक एजेंट मैनिटोल वगैरह ये वाटर को रिमूव करेंगे आई से। ओपन एंगल ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा अगर क्रॉनिक केस के अंदर है तो इसके अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होगी प्रोस्टाग्लैंडिन, एनालॉग्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा 2 एगनिस्ट, क्लिनोमिमेटिक्स और ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अगर हमारे पास क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा है पेशेंट का और स्वेयर एग्रीवेशन हो जाएगा इंट्राओकुलर प्रेशर का, तो हम अल्फा 2 एगनिस्ट एप्राक्लोनिडिन और बीटा ब्लॉकर टिमोलॉल देंगे। एक्यूट एंगल ग्लूकोमा की केस के अंदर हमारे पास IV एसिटाजोलामाइड विद टॉपिकल पाइलोकार्पिन साथ में देंगे, या फिर IV मैनिटोल देंगे साथ में, और एसिटाजोलामाइड। अगर एसिटाजोलामाइड को रिस्पांस नहीं आ रहा तो IV मैनिटोल देंगे जो कि ऑस्मोटिक है। सेकंड पार्ट के अंदर है मिस्टर अल्लादित्ता 50 ईयर ओल्ड फार्मर है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का शिकार हो गया है। अब इस केस को हम कैसे मैनेज करेंगे? इसके अंदर एक्सेसिव सैल्यूएशन, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, वॉमिटिंग, डायरिया, कन्वल्जन्स वगैरह हो रहे हैं, इसको हम कैसे स्टॉप करेंगे? दिस इज़ ऑल्सो द पेपर ऑफ क्वेश्चन ऑफ पास पेपर। इमीडिएट मेजर हमने क्या लेना है? सबसे पहले उसके जो क्लोथ कंटेमिनेटेड है वो रिमूव करना है, उसकी स्किन को वॉश करना है। उसके बाद हमने एट्रोपिन देनी है 2 मिलीग्राम और IV, और हर 15 मिनट के बाद IV एट्रोपिन 2 मिलीग्राम। फिर हमने देना है पायरोडॉक्साइन 1 ग्राम इन 100 ml, नॉर्मल सिलाइन और 5% ग्लूकोज के अंदर IV इन्फ्यूजन के थ्रू, और रिपीट करना है जब तक पेशेंट की कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं हो जाती। फिर हमने देनी है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एयरवे को क्लीन रखना है ताकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह ना हो, और उसको कन्वल्जन्स हो रही हैं तो साथ में हमने देनी है डाइजीपाम। क्या क्या करना है? कंटेमिनेटेड क्लॉथ को रिमूव करना है, स्किन को वॉश करना है, IV एट्रोपिन देनी है 2 मिलीग्राम एवरी 15 मिनट, पायरोडॉक्साइन देना है 1 ग्राम इन 100 ml, नॉर्मल सलाइन और 5% ग्लूकोज IV, और रिपीटेड टिल द पेशेंट कंडीशन सेटल्स। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन with positive pressure, airway should be kept clean as there is bronchoconstriction, and diazepam for convulsion। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पेशेंट जिसको टोसिस है, डिप्लोपिया है, वीकनिंग है, मसल स्पीकिंग में मसला है, स्वेलिंग में मसला है और मसल वीकनेस है। डायग्नोसिस उसका माइस्थीनिया ग्रेविस है। 2 कोलिनर्जिक ड्रग्स बतानी है उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, उनका और एड्रोफोनियम का रोल बताना है इन डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। कोलिनर्जिक ड्रग जो कि माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के अंदर आएंगी उनका है नाम नियोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन। ये वो 2 कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो कि माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के अंदर आएंगी। एड्रोफोनियम का क्या रोल है? एड्रोफोनियम जो है वो हमारे पास कोलिन एस्ट्रेस को, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर ज़्यादा देर रहेगा तो मसल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, इन्हांस हो जाएगी, और ये फ्यू मिनट्स के लिए इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका रिस्पॉन्स हम चेक करेंगे। अगर पेशेंट जो है उसकी कंडीशन बेहतर हो रही है एड्रोफोनियम देने से तो इसका मतलब है उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है। और उसके अलावा हमारे पास टाइम कोर्स इसका रैपिड ऑनसेट है, शॉर्ट एक्टिंग है, मिनट्स में। फौरी डायग्नोसिस माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए हम एड्रोफोनियम यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन का पार्ट 2 है, क्लासिफाई एंटी मस्करिनिक अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल यूजेस। सो द क्वेश्चन इज एंटी मस्करिनिक्स की हमने क्लासिफिकेशन करनी है। एंटी मस्करिनिक्स के अंदर नॉन सेलेक्टिव है जिसके अंदर एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, डाइसाइक्लोमीन, ग्लाइकोपाइरोलेट, होमएट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, ऑक्सीब्यूटानिन, स्कोपोलामीन और ट्रोजोपियम, ये डिफरेंट ड्रग्स हैं। एंटी मस्करिनिक के सेलेक्टिव जो हैं यूजेस, जो M1 के लिए हैं सेलेक्टिव पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन। M3 के लिए सेलेक्टिव है डायरिफेनेसिन, फेसोटेरोडिन, सोलिफेनासिन, टोलटेरोडिन। और इसके अलावा
एंटी मस्करिनिक्स जो कि ब्रोंकोडायलेशन के अंदर हैं, इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम, उमिक्लिडीनियम और एक्लिडीनियम, ये ड्रग्स हैं जो कि एंटी मस्करिनिक्स ड्रग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो मीडियाटिक साइक्लोप्लेजिक ड्रग है और एंटीडोट है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर का। जब हमारे पास टॉक्सिसिटी होगी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की तो हम एंटीडोट के तौर पे देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी ड्रग्स हैं, बेंजोट्रोपिन, ये एंटी पार्किंसनिज्म के लिए ड्रग है, पार्किंसन डिजीज़ में देंगे। ग्लाइकोपाइरोलेट वगैरह जीआईटी के डिसऑर्डर्स में देंगे। होमएट्रोपिन वगैरह जो हैं ऑफ्थेल्मिक के लिए देंगे। ऑक्सीब्यूटाइनिन जो है वो यूरिनरी अर्जेंसी के लिए देंगे। स्कोपोलामिन एंटी मोशन सिकनेस के लिए देंगे और ट्रोजोपियम भी यूरिनरी अर्जेंसी के लिए देंगे। जो हमारे पास टोलटेरोडिन, फेसोटेरोडिन वगैरह हैं, डोरिफेनासिन, ये हमारे पास यूरिनरी अर्जेंसी और कॉन्टिनेंस के लिए देंगे। इसके अलावा पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन वगैरह जो हैं ये पैप्टिक एसिड डिजीज़ के लिए देंगे। एंटी मस्करिनिक देंगे हम जो ब्रोंकोडायलेशन के लिए एक्लिडीनियम, इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम, उमिक्लिडीनियम, ये हम ब्रोंकियल डायलेशन इन एस्थमा और सीओपीडी के ट्रीटमेंट के अंदर देंगे। इसका एक क्विक ओवरव्यू देखें तो एट्रोपिन मीडियाटिक साइक्लोप्लेजिक और एंटीडोट है कोलिन एस्ट्रेज टॉक्सिसिटी के लिए। स्कोपोलामिन एंटी मोशन सिकनेस, पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन इन द पेप्टिक एसिड डिजीजेस। और ये नहीं, और ये जो अगली ड्रग बताई हुई हैं ये हमारे पास निकोटीन रिसेप्टर्स के लिए और ये एसिड वाला जो एंजाइम था एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का रीजनरेटर एम्पायरलॉक्साइन और हेक्सामेथोनियम हाइपरटेंशन के अंदर देते। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द साइट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एंड रिस्पॉन्स किस चीज़ का, अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, M3 और M2 रिसेप्टर। तो टोटली हम रिसेप्टर्स का पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्स M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स होते हैं, ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं। M1 रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं नर्व एंडिंग में, M2 रिसेप्टर हार्ट और कुछ नर्व एंडिंग में, M3 रिसेप्टर इफेक्टर सेल्स, ग्लैंड्स और मसल्स के अंदर। इसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज़्म है उसके लिए निमोनिक है किक, QIQ। जो GQ रिसेप्टर हैं वो IP3 और DAG को करते हैं। GI जो है वो डिक्रीज करते हैं साइक्लिक AMP को। इसके अलावा जो अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर की अगर हम बात करें, अल्फ़ा 1 और 2 रिसेप्टर, बीटा 1, 2 और 3 रिसेप्टर होते हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो हैं वो हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर GQ के थ्रू काम करते हैं, अल्फ़ा 2 GI के थ्रू और बीटा GS के थ्रू काम करते हैं, G स्टिमुलेटरी के थ्रू काम करते हैं। ये सारे रिसेप्टर के काम हैं, इस पाथवे के थ्रू काम करते हैं। GQ IP3 DAG इंक्रीज़ करेगा, GI साइक्लिक AMP को इनहिबिट करेगा और GS साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ करेगा। रिस्पॉन्स क्या आएगा, अल्फ़ा 1 के अंदर कैल्शियम इंक्रीज़ होगा, मसल कंट्रैक्शन होगी, ट्रांसमीटर रिलीज़ का डिक्रीज़ होगा अल्फ़ा 2 के अंदर, बीटा 1 के अंदर हार्ट रेट और हार्ट की फोर्स वगैरह रिलीज़ होगी। बीटा 2 जो है वो रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल को, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराते हैं, बीटा 3 लिपोलाइसिस कराते हैं। M1 IP3 और डैक कैस्केड को इंक्रीज़ करते हैं, M2 साइक्लिक AMP को डिक्रीज़ करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पोटेशियम चैनल को, और बीटा M3 IP3 और डैक को कैस्केड को इंक्रीज़। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, राइट डाउन द ब्रीफली फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर द फॉलोइंग। उसमें क्या है, एट्रोपिन एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट, एट्रोपिन इज यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक एजेंट, पारेंट्रल हम देते हैं एट्रोपिन, और इससे हमारे पास एयरवे की स्क्रीशन रिड्यूस होती है जिसकी वजह से हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं। दूसरा ये स्लाइवरी स्क्रीशन को डिक्रीज़ करता है, ब्रोंकियल स्क्रीशन को डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा हमारे पास एयरवे की स्क्रीशन जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में डिक्रीज़ करती है जिसकी वजह से लेरेंजोस्पैज्म यानी कि लेरिंक्स का स्पैज्म होने का चांस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी कम हो जाती हैं। कार्डिक अरेस्ट ड्यू टू एक्सेसिव वेगल टोन वो भी प्रिवेंट हो जाता है बाय वेगोलिटिक एक्शन ऑफ एट्रोपिन। सेकेंड पार्ट है इसका, साल्ब्यूटामोल इन ब्रोंकियल एज्मा। फॉर एज्मा और COPD हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग है एल्मेट्रोल, मेटाप्रोटेनॉल और टर्बिटोलिन। ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए रिकमेंडेड नहीं है लेकिन वैसे हम दे सकते हैं एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म के ट्रीटमेंट के लिए।
लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट लाइक साल्मेट्रोल, फोरमेट्रोल, इंडैक्टरोल, ऑल्डेटरोल, विलेंटरोल, ये हम देंगे विद द कम्बिनेशन with corticosteroid और एंटी मस्करिनिक एजेंट इन द प्रोफिलैक्सिस COPD और एस्थमा। एक्यूट सिम्टम्स के लिए ये वाले नहीं देंगे हम, साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल वगैरह। साल्ब्यूटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बीटा 2 एगनिस्ट है, रिलैक्स करती है एयरवे के मसल्स को, इसी वजह से हम इसको रिलीवर मेडिसिन के तौर पर एक्यूट एस्थमा के केस के अंदर रेस्क्यू मेडिकेशन के तौर पर एक्यूट एस्थमा में यूज़ करेंगे। और ब्रोंको डायलेटर के फंक्शन के लिए हम साल्ब्यूटामोल यूज़ करेंगे। तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिवील करेगी, इनहेलर फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास प्रोपेनोलॉल इन हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, स्पेशली प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो है वो इस ग्रुप का प्रोटोटाइप है। इसके अलावा एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल ये भी पॉपुलर हैं। ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस करेंगे और क्रॉनिकली अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से बीटा ब्लॉकर जो हैं वो हमारे पास बाय डिक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट एंड बाय डिक्रीजिंग वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से ये हमारे पास हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ होंगे। इसके अलावा नेबिवोलॉल एक है बीटा ब्लॉकर जो कि वेजोडाइलेटर इफेक्ट भी देता है, जस्ट लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड। और इनका एक और इफेक्ट जो होता है वो है हमारे पास ये रेनिन के रिलीज़ को भी रिड्यूस करते हैं। रेनिन का रिलीज़ होने से भी हाइपरटेंशन होती है। ये 3 काम करके, नंबर 1 कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करता है, नंबर 3 हमारे पास रेनिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, नंबर 4 हमारे पास ये नेबिवोलॉल, नॉट प्रोपेनोलॉल, नेबिवोलॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर एस वेजोडाइलेटर इफेक्ट भी देता है। पार्ट नंबर 4 डोब्यूटामीन इन कार्डियोजेनिक शॉक या डोपामीन इन कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डोपामीन या डोब्यूटामीन हमारे पास क्या करेगा कि ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा, ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज़ को इंक्रीज़ करेगा। बीटा 1 एगनिस्ट है और ये यूज़फुल होगा हमारे पास टू इंक्रीज कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिड्यूस आफ्टर लोड। इस तरह से हमारे पास जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डोपामीन और डोब्यूटामीन जो हैं वो यूज़ होते हैं इन द कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक। कैसे? कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे, कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, आफ्टर लोड को डिक्रीज़ करेंगे बाय स्मॉल बीटा 2 इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स इन डिटेल। सिम्पैथोमिमेटिक का नंबर 1 यूज़ है हमारे पास एपिनेफ्रीन इज़ यूज्ड इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। नंबर 2 इट इज़ यूज्ड इन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मिथाइलफेनिडेट। कंजक्टाइवल एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए फिनाइलेफ्रीन और टेट्राहाइड्राजोलिन। मीडियाट्रिक इफेक्ट के लिए फिनाइलेफ्रीन, ग्लोकोमा के लिए एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन, एक्यूट एस्मेटिक के लिए एल्ब्यूटेरॉल, एक्यूट हार्ट फेलियर के लिए या सम टाइप ऑफ शॉक्स के लिए डोपामीन, और प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करने के लिए रिटोरिडिन और टर्ब्यूटिलीन। सो दीज आर यूज इन ग्लोकोमा, COPD यानी एस्थमा वगैरह के केस के अंदर हमारे पास एनेस्थेटिक, कंजक्टिवाइटिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मीडियाट्रिक के तौर पर ADHD, शॉक के अंदर, नार्कोलेप्सी के अंदर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर, वेट लॉस के अंदर।